तो आज अपना 9th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। ठीक है, मोशन ऑलरेडी, मोशन मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। हम लोग अभी तक बिफोर 8 9th में भी मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि टाइम के साथ यदि उसका पोजीशन चेंज करे तो वी कैन से वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। दूसरा चीज इनर्शिया ऑफ फ्रेम। इनर्शिया ऑफ फ्रेम दोनों कंडीशन, पहला तो होना चाहिए टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, और दूसरा कि रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या उसका पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं। रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या उसका पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं। 2 पैरामीटर कंसीडर, सिर्फ एक पैरामीटर से नहीं होगा। कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कि ट्रेन में आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो ट्रेन में 2 फ्रेंड बैठे हुए हैं, ट्रेन मोशन कर रहा है। यदि हम ये कॉन्सेप्ट को लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उस केस में दोनों फ्रेंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो, बट ट्रेन इज इन मूविंग। उसी तरह से यहाँ कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो यदि ट्रेन मोशन कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, दोनों पर्सन मूव भी कर रहे हैं और ट्रेन भी मोशन कर रहा है। तो रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रेफरेंस वी कैनॉट से कि ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको पहली चीज ध्यान क्या देना है, क्या उसका पोजीशन मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, लोकेशन। जिस तरह से मोबाइल में आप लोकेशन सर्च करते हो ना, कि कोई भी अननोन पर्सन आपके घर आना चाहता है, तो आज के टाइम में बहुत आसान है कि रास्ता बताने की जरूरत नहीं है, लोकेशन शेयर कर दो व्हाट्सएप से। तो लोकेशन मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, आप अपने घर का पोजीशन बता रहे हो। पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 8 9th में हम लोग मैथ्स में जब ग्राफ पे पॉइंट को इंडिकेट करना रहता है, एक्स वाई ग्राफ पे, तो 4.3 लिखते हैं। 4 मीन्स एक्स का वैल्यू 4, 3 का मतलब वाई का वैल्यू 3, यानी उस पॉइंट का आपने पोजीशन, उस पोजीशन का स्पेसिफाई किया कि वो पोजीशन पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है ग्राफ में। तो पोजीशन इज योर वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि पोजीशन से ही लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं। राइट बेटे, तो हमें ये ध्यान देना होगा सिर्फ पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे और किस फ्रेम में, किसके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन। यदि किसी, जैसे अर्थ के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे हम जब खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में। राइट, अब यदि आप स्कूटी पे 2 फ्रेंड ड्राइव कर रहे हो, तो यदि दोनों फ्रेंड एक दूसरे को देखोगे तो किसके रेस्पेक्ट में, स्कूटी के रेस्पेक्ट में। और वही रोड पर कोई तीसरा फ्रेंड खड़ा रहेगा तो आप दोनों का जब मोशन ऑब्जर्व करेगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए पहला चीज, किस फ्रेम में आप देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फ्रेम यदि कोई कहे कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो आपको पूछना पड़ेगा किस फ्रेम में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रेफरेंस ऑफ फ्रेम डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। विदाउट रेफरेंस ऑफ फ्रेम यू कैनॉट डिफाइन। वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एवरी वन मोशन, कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जब अर्थ ही अपना मोशन करता है, अर्थ के सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में एवरी वन आर इन मोशन। अर्थ के सरफेस पे हम लोग सारा ह्यूमन बीइंग लाइफ सर्वाइव कर रहा है, तो जब अर्थ ही रोटेट कर रहा है तो सारे ऑब्जेक्ट डेफिनेटली अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन में है, अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन में है। आपका लाइफ जो है, हार्ट बीट, वो भी मोशन कर रहा है। यदि मोशन करना बंद कर दे, इट मींस डेड, डिफाइंड, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो कोई ऐसा चीज नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेशन, फिर नस का ये धड़कन, ये सारे क्या है, सारे मोशन कर रहे हैं टाइम के साथ, सारे का पोजीशन। वोकल कॉर्ड जब आप मुंह से बोल रहे हो वो भी वाइब्रेशन कर रहा है, वो भी एक मोशन ही है। तो वर्ल्ड का ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि मोशन नहीं कर रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा लेक्चर्स को अलग तरीके से हम लोग पढ़ाने का स्टाइल जनरेट करने के लिए मैं सोचा हूँ, जो ट्रेडिशन से लोगों से डिफरेंट वे, जो मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ 9th के बच्चों के लिए स्पेशली। हम लोग जो भी लेक्चर्स, जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो 3 डायमेंशनल व्यूज वीडियो से भी अंडरस्टैंडिंग बैठाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि किताबी कीड़ा से ही काम नहीं चलेगा। जब तक आप चीज को विजुलाइज नहीं करोगे
तब तक आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा नहीं। यदि आप जेई निकालना चाहते हो, नीट निकालना चाहते हो, तो 9th से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अभी तक आपने जैसे डिफिनेशन दिया रहता था, बुक में पढ़ते थे, ये हो गया, जाके लिख के आ गए। क्वेश्चंस आपके जो आते थे एक्सरसाइज में से ही आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सप्लेन, सारे चीज, राइट बेटे। लेकिन अब 9th से टोटली चेंज। 9th में आप, क्योंकि आप बोर्ड की तरफ आप बढ़ना चालू कर दिए। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ क्लास को पार कर रहे थे, 7 से 8, 6 से 5, ये लाइक 6 से 7 लाइक दैट। तो उस क्लास को जब क्रॉस करने के लिए आप मेहनत करते थे, अच्छा नंबर लेके आते थे। अब क्लास को क्रॉस करने के साथ साथ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग क्या सोचें, जो भी टर्म हम लोग समझेंगे, जैसे मोशन में क्या क्या पैरामीटर्स है, पोजीशन क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे वीडियो के थ्रू, राइट। उसके बाद स्पीड क्या होता है, मोशन को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू वीडियो। एक अभी तक कीड़ा, हम लोग किताबी कीड़ा पढ़ते थे, इस तरह का होता है, अब रियल वीडियो से अंडरस्टैंडिंग बैठाएंगे। उसके बाद स्पीड क्या होता है, स्पीड कैसे निकालते हैं, विजुलाइज करेंगे बाई ग्राफिकल व्यू से, राइट। वो सारे मैंने कलेक्शन किया हूँ आप लोग के लिए। तो उस तरह से हम लोग लेक्चर्स को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और वो कंप्लीट होने के बाद तब अपना जो प्रेजेंटेशन मैं बनाया हूँ, जो कि आपकी किताब के अकॉर्डिंग है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं मोशन से हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज द मोशन। तो पहले मोशन क्या है, मोशन डिस्क्राइब द एक्ट्स और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, जो अभी बात कर रहे थे, चेंजिंग द पोजीशन, चेंजिंग द पोजीशन। मोशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन, ओरिएंटेशन, व्हाट इज द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, किस एंगल पर, जैसे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर, 40 डिग्री, 90 डिग्री, ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है, व्हाट इज योर इंक्लाइनेशन विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो क्या करा, मोशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन और ओरिएंटेशन इन द स्पेस एंड टाइम। अब देखो कि थोड़ा सा एडवांस यहां पे आ रहा है, क्या करा, स्पेस और टाइम। अभी तक आपने सिर्फ सुनते थे टाइम के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा हो या ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हो। अभी तक आपने क्या सुना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या ओरिएंटेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो हम मोशन बोलते हैं। टाइम के साथ साथ अब तीसरा टर्म आ रहा है स्पेस। स्पेस में अब स्पेस में भी स्पेस और टाइम, हाँ, लेकिन दोनों एक साथ वैरी नहीं कर सकते हैं। यदि टाइम कांस्टेंट रखेंगे तो स्पेस में वैरी करेगा नहीं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, लाइक दैट। अंडरस्टूड बेटे, क्या स्पेस जब वैरी करेंगे तो टाइम को फिक्स रखेंगे, दोनों एक साथ वैरी नहीं हो सकता है। यदि फर्स्ट फ्लोर फिक्स करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे ऑब्जेक्ट का मोशन, राइट, स्पेस फिक्स। यदि टाइम फिक्स करेंगे तो किस फ्लोर से कितने हाइट से आप देख रहे हो, इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया है स्पेस एंड टाइम। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसमें इस वीडियो में पूरे आपको मोशन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। We all know what this line means. Its ups and downs are reflected. ये आपके हार्ट बीट को
बता रहा है कैसे मोशन कर रहा है। The blood is continuously flowing through our arteries and veins. ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में And fighting off invaders. The earth has been spinning since time immemorial, creating what we call day and night. But do you know what all these events have in common? They are in a state of movement or motion. Have you ever imagined what would happen if the अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हार्ट बीट का रोटेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ये भी एक टाइप ऑफ मोशन हो गया। इसमें वीडियो में क्या देख रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ये भी क्या हो गया, आपका मोशन का टाइप हो गया। थर्ड वन, अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ रोटेट कर रहा है, वो भी टाइम के साथ, वो भी एक टाइप ऑफ मोशन में ही हो गया। अब आप कहोगे सर लेकिन उसका ओरिएंटेशन तो चेंज हो रहा है हर टाइम के साथ। आप सरफेस पे खड़े हो, ठीक है, सरफेस के अर्थ के सरफेस में आप रेस्ट में हो, यदि मोशन नहीं कर रहे हो, अर्थ इज रोटेटिंग, टाइम के साथ उसका ओरिएंटेशन तो चेंज हो रहा है, तो ऑल्सो अर्थ इज ऑल्सो टाइप ऑफ मोशन। And if the aspect of movement was removed from these events, that is, if things stopped moving, यदि सारे स्टॉप हो जाए तो दुनिया ही खत्म। the consequences are unimaginable. Even if we are faced with a traumatic event, we are told to leave the past behind and move on. These examples are few of many that serve to prove the phrase movement is life. The different types of motion in all scenarios are studied by physics. To better understand this, let us take a walk in the park. While in the park, we see a lot of people doing various activities like walking, running, playing, cycling, etc. But what are all these people actually doing? And what do all their activities have in common? Well, they are moving, or they are said to be in motion. But what is this motion? We have all heard the phrase, time and time waits for none. The part of the phrase which says, waits for none, indicates that for us to be regular, we have to do things on time. In other words, we have to move with time. This movement with time is called motion. If we pay a little more attention, we will realize that the phrase is also a comparison of ourselves to time. Thus, for a body to be in motion, it has to be compared to or related to something. Hence, when we see anything moving, with respect to reference, if it's not moving, then we usually say that it's not in motion or stationary. But when we call things stationary, are they really stationary? These stationary objects are along with us on Earth. And as we all know, our Earth is not only rotating about its axis, but also revolving around the Sun. So isn't the Earth in motion 24/7? Yes, it is. And technically, if the Earth is in motion, then anything on it, including you, me, and all those stationary objects are also in motion. So even if these so-called stationary objects are moving, why do they appear stationary to us? Well, just like in life, the philosophy in physics too is the same. It's all about perspective, the way you look at किसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, we consider stationary objects on Earth. ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों को देख रहा है, ट्री को और बैठा हुआ जो। Because we too are on Earth with these objects. However, if we were astronauts and we were to view these same objects from space, then from our perspective, these objects would appear to change their position and now seem to be moving. स्पेस से ओरिएंट मोशन में रहेगा, अर्थ पे जितने ऑब्जेक्ट हैं उसको, उस फ्रेम को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। The feeling of things moving and being stationary is because motion is relative. मोशन को रिलेटिव के टर्म में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। It's not limited to objects on Earth alone, but also objects beyond it, like the solar system and galaxies in space. Let's understand this with the situation. Imagine you and your friend are sitting in a car which is moving. कार में जो सिटिंग का एग्जांपल मैं बार-बार Notice that your friend is still or not moving, but everything outside the car window is moving behind, like this man here. But if you see the same situation from the man's perspective, then you would notice that it's the car that's moving, and with it both you and your friend. This funny feeling is because, as mentioned earlier, motion is relative. Now let's be a bit observant.
Though objects in the path are in motion, तो मोशन को हमेशा हम लोग रिलेटिव के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. motion of people or objects are the same. So now let's understand the different types of motion involved. In this situation, we can see that the person is jogging on a straight road. This type of motion which occurs along a straight line is known as rectilinear motion. स्ट्रेट लाइन में जो मोशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. उसको ये जितने लाइट बल्ब ये सारे क्या है? लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल्स हुआ. We see that when you throw the ball in air, it does not travel along a straight line, but rather takes a curved path. जब बॉल हम फेंकते हैं तो कर्वीलिनियर, in which a body travels along a curved path. Can you recognize any other activities in your day-to-day life which involves curvilinear motion? The game of cricket is a good बॉल example. वो भी कर्वीलिनियर मोशन, बैट से जो मारते हैं. The ball follows a curved path as it crosses the boundary. Now that we know what rectilinear and curvilinear motion is, let's look at the scenario of a race and see what we can learn from this scenario. Here we see that there are kids participating in a race. At the end of the race, we see that there is a tie between 3 kids. The reason for the tie was because all 3 kids took the same amount of time to complete the race. The distance covered is also the same as it's a fair race. Thus, we can conclude that all 3 kids took the same time to cover an equal distance. This type of motion, where bodies take an equal amount of time to cover equal distance, is known as translatory motion. यहाँ ट्रांसलेटिव मोशन में हम क्या देख रहे हैं कि तीनों जो लड़के थे सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर अप कर रहे थे. इट मीन्स, और इससे आप क्या समझ रहे हो, यदि 3 बॉयज एक साथ पहुंच रहे हैं सेम डिस्टेंस सेम टाइम पर, इट मीन्स तीनों का क्या होगा? स्पीड भी सेम होगा, राइट? तो जहां पर जिस ऑब्जेक्ट का, ध्यान से कॉन्सेप्ट डेवलप, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन उसको बोलते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं सारे का यदि स्पीड सेम हो. जैसे 4, 5, 10 बॉयज हैं, सारे मोशन कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, तो यदि चारों का स्पीड सेम है, स्पीड सेम कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. तो चारों का जो ऑब्जेक्ट्स हैं यदि सेम स्पीड से मोशन कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं. जैसे ही आप 11th क्लास में जब जाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक है, उसमें हम क्या देखते हैं? जैसे बॉल है, कोई भी मटेरियल क्या है? कोई भी मैटर से सारे बने हुए हैं. तो आप देखो बॉल जो है वो मैटर से बना हुआ है. जब बॉल को हम फेंकते हैं तो क्या वहां पर माइक्रोस्कोपिक लेवल देखेंगे तो सारे मैटर्स का स्पीड सेम, क्योंकि बॉल बहुत सारे मैटर से बने हुए, पार्टिकल से बने हुए हैं. यदि बॉल को ओवरऑल मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा हूं, लेकिन जो बॉल जिस मैटर से बना हुआ है वो सारे मैटर्स का स्पीड क्या है? सेम है. इसलिए बॉल वो मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन. जहां पर सारे ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन. तो रेक्टिलिनियर मोशन आपने अंडरस्टैंड किया. जब स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करते हैं उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. कर्व में जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, बॉल आप फेंक रहे हो, बच्चे जो खेलते हैं वो कर्वलिनियर मोशन पाथ है, या बैट से बॉल फेंकते हो वो भी कर्वलिनियर यानी कर्व में मोशन कर रहा है, नॉट स्ट्रेट, उसको कर्वलिनियर बोले. और थर्ड ट्रांसलेटिव मोशन. ट्रांसलेटिव मोशन में हमने क्या देखा कि एवरी ऑब्जेक्ट का स्पीड यदि सेम होता है तो वो सारे ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन है. While looking at the cycles and the car, we see that the tires are moving and their motion is along an axis. Such a एक्सिस के अबाउट रोटेट किया तो रोटेशनल मोशन. rotational motion, and sometimes also mentioned as circular motion. Other examples of circular motion are the merry-go-round and spinning tops, in which both the objects spin around a particular axis, which is at the center. Now, if we look at another bunch of kids who are swinging, we see that they are moving back and forth from a particular point, the center. This repeated motion of a swing going back and forth is known as oscillatory motion. ऑक्सिलेटरी मोशन When I इसको say बोलते we हैं. see oscillatory motion, we can see such motion in the pendulums of clocks, such as the grandfather's clock. If the rate of oscillation increases rapidly, then this motion now becomes vibratory motion.
Examples of vibratory motion are musical instruments such as the guitar, violin, drums, etc. तो ऑक्सीलेटरी मोशन और इसमें डिफरेंस, As the name suggests, when a body repeats ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेशन मोशन में क्या है कॉन्सेप्ट? ऑक्सीलेटरी मोशन में हम क्या देख रहे हैं, किसी के अबाउट यानी ऑक्सीलेशन कर रहा है, यानी टू एंड फ्रो मोशन, जहां पर ऑब्जेक्ट गया फिर उसी पॉइंट पर वापस आया, टू एंड फ्रो मोशन। यानी तो वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स में टू एंड फ्रो मीन्स आगे गया फिर पीछे आया अपने पॉइंट पर, और हर बार मोशन जो हो रहा है तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, वही यदि ऑक्सीलेटरी मोशन का यानी एक राउंड ट्रिप गया और आया, यदि उसका वो यानी वाइब्रेशन जो है, ऑक्सीलेशन जो है, यदि वो तेजी से वाइब्रेट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। चाहे आपका वोकल कॉर्ड है वाइब्रेटरी मोशन करता है, जैसे लाउड हो धीमे तेज, तो उस हिसाब से वाइब्रेट करता है। स्प्रिंग आप खींच कर छोड़ोगे वो भी क्या देखोगे? वाइब्रेटरी मोशन, वो भी टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन हर समय टाइम के साथ स्पीड अलग अलग रहेगा। ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होगा, किसी भी समय आपका जो उसका स्पीड जो होगा बॉब का वो सेम रहेगा। क्लॉक में आप देखते हो जो यानी आपका पेंडुलम में उसका किसी भी एनी टाइम स्पीड सेम, बट वाइब्रेटरी मोशन में हर समय चेंज हो रहा है, कभी फास्ट वाइब्रेशन हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो दोनों में डिफरेंस यही है। repeats its motion after regular or constant intervals of time, it is known as periodic motion. Examples include the hands of the clock, Earth revolving around the sun, and the Halley's Comet, which is seen only once in 76 years. Periodic motion can also be known as uniform motion because the movement is done in equal intervals of time with constant speed. For example, if a man covers इनफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस टेबल करेगा, उसको इनफॉर्म मोशन बोलेंगे। distance of 100 meters. This is known as uniform motion. As long as this condition is fulfilled, the concept of uniform motion can in fact be applied to other types of motion as well. So if this type of motion is carried out in a circular path, सर्कुलर मोशन भी इनफॉर्म मोशन होगा। But what if the man is not covering a constant length in equal interval of time? Say that at times he walks slowly, taking more time, and sometimes he walks fast, taking comparatively lesser time. Then these fluctuations or variations decrease the uniformity of motion and hence is known as non-uniform motion. यदि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस टेबल नहीं करेगा यानी स्पीड चेंज कर रहा है, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। We get non-uniform circular motion. Simple, isn't it? So in this session, we saw how important and तो इस तरह से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट मोशन के बारे में अंडरस्टैंड किए कि व्हाट इज द मोशन। अब नेक्स्ट क्या है? मोशन के पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हो। डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं? ऑडोमीटर से। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? एसआई यूनिट मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं? जो पैरामीटर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड आउट करना रहेगा तो हम क्या करते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा चीज इसमें कॉन्सेप्ट में क्या देखते हैं? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट। तो उसी तरह से अब नेक्स्ट जो है हम लोग स्पीड के बारे में अंडरस्टैंड करें। एनसीईआरटी बुक्स में जैसे जनरल डेफिनेशन क्या दिया जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वहां पर फ्रेम भी हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर थोड़ा डिटेल्स में सारी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं स्पीड के बारे में।
हाँ, तो स्पीड में मैं जो ढूंढना चाह रहा था, हाँ, तो स्पीड क्या है बेटे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यही बोलते हैं ना, किस रेट से डिस्टेंस चेंज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब स्पीड में क्या क्या हम लोग ध्यान दे रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। रेट का मतलब क्या होता है कि दो क्वांटिटी का रेशियो की बात कर रहा है, यानी रेट हमेशा दो क्वांटिटी की रेशियो। यहां दो क्वांटिटी क्या है? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या दिया? स्पीड क्या हो गया? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब यहां पर व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्पीड? तो ऐसा यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। दूसरा चीज किस तरह की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान देना जरूरी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन इंक्लूड कर लिए, स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखे कि किस रेट से, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का है, टाइम के साथ उसका पोजीशन कितना चेंज हो रहा है, टाइम के साथ कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो दोनों का रेशियो जो निकालते तो हम बताते हैं उसका स्पीड इतना है। यदि मैं रेस्ट में हूं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, स्पीड क्या होगा? 0। राइट? यदि मैं किसी एक खास डायरेक्शन में मोशन करने लगा हूं, टाइम के साथ मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन यदि स्पेसिफाई कर दिया कि मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो वो स्पीड वाला टर्म क्या हो जाएगा? वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में, तो वो क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा? स्पीड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा। तो डिफिनेशन में क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला में यहां क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यूनिट सेम ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी है। राइट? अच्छा, अब उसी चीज को अब हम फिर एक 3 डायमेंशनल वीडियो से सारे टर्म को, स्पीड को समझते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। ये 4 टर्म को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है बेटे?
नाउ स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं हम लोग। In today's video, we're going to look at the terms speed and velocity and see how we can calculate each of them. As you saw in the previous video, quantities can be of two types, scalar or vector. Scalar quantities only have a magnitude. स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं, Whereas vector quantities have both the magnitude and the direction. वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड So speed Direction. will be considered a scalar quantity because it only conveys magnitude. This might be a person running at 4 meters per second or a plane flying at 250 meters per second. Velocity, on the other hand, is a vector because it also has direction. Like a person cycling 6 यहाँ meters डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गया, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, इसलिए ये वेलोसिटी। It's really common in the exams to get speed and velocity confused. So just make sure you're completely sure how यहाँ भी डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। to get them mixed up. Another pair of quantities you need to know are distance and displacement. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Distance is a scalar as it only gives magnitude, like 10 meters or 40 miles. Displacement, though, is a vector as it has direction as well. For example, a person running 40 meters east, or a ball that falls 2 meters downwards. To help us understand this difference, let's imagine that we have a train traveling across a bridge. The bridge is 550 meters long, and it takes the train 10 seconds to cross it. To calculate the speed of the train, 550 डिवाइडेड बाई 10, 550 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो स्पीड दे देगा, डिस्टेंस टेबल डिवाइडेड बाई टाइम टू। 550 meters over 10 seconds, which gives us the scalar quantity of 55 meters per second. If we took this same equation but replace the scalar quantity of distance travelled with the vector quantity of displacement, we'll then be able to get the vector quantity of velocity. डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो If we knew the direction velocity defined होगा। For example, east. Then instead of writing the distance, we could write the displacement, which would be 550 meters east. यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाई जब कर देंगे तो वही इसका स्पीड जो होगा वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। But the unit of the velocity would be meters per second east, rather than just meters per second, like we've got the speed. Now, the simple formulas for these two equations. फॉर्मूला डिस्टेंस को s से, या बुक में कहीं कहीं x भी s भी दिया रहता है, h इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी s अपॉन s, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, s इज डिस्प्लेसमेंट। The S stands for speed, and the D is distance. In both cases, though, the T stands for time. In reality, people often use the velocity equation, regardless of whether they've actually got a direction or not. The benefit of using velocity is that you can have a negative velocity. नेगेटिव भी हो सकता है वेलोसिटी। Now, often objects don't actually move at a constant speed, but instead vary along their journey. We can still use this equation, but we need to divide the total distance or displacement by the total time that the journey took. And the value that we calculate will then be the average speed or average velocity. एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करने का, स्पीड डिफाइन करने के लिए टोटल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। To give you an idea of real life speeds in meters per second, people walk at about 1.5 meters per second, run at around 3 meters per second, and cycle at 6 meters per second. All of these numbers do, of course, vary a lot, though, depending on the age and health of the individual and how much effort they're putting in at the time. Then for vehicles, a car on the main road might travel around 25 meters per second, while a fast train could travel 55 meters per second.
and planes can exceed 250 meters per second. It's not only the speed of objects that varies though. As we'll see in a later video, sound waves travel at 330 meters. ये सारे पैरामीटर्स को साउंड का 330 मीटर पर सेकंड स्पीड होता है. But when traveling through different mediums, like water, डिफरेंट मीडियम में स्पीड चेंज करेगा. a more relatable example is the wind, which is just the natural movement of air. This can vary from almost 0 meters per second on a still day. 0 मीटर पर सेकंड का नहीं मतलब वो रेस्ट में है. And can be affected by things like temperature, atmospheric pressure, and the structures it's traveling past, like buildings or mountains. Anyways, that's everything for this video. So I hope you enjoyed it, and I'll see you next time. Hey, it's Professor Nick. इसमें डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट को समझाया होगा बेटे. Hey, it's Professor Dave. Let's discuss position, velocity, and acceleration. He knows all about the science of Professor Dave explains. In physics, we will often be asking questions like, where is an object? Which way is it moving? And how fast? To discuss the answers to these questions, we will... ये तीनों क्वांटिटी क्या है? वेक्टर है. पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन. तीनों क्वांटिटी किस तरह का है? वेक्टर क्वांटिटी है. Position is simple. It's just where an object is in space. पोजीशन को लोकेशन से स्पेसिफाई करते हैं. With some kind of reference point or axes in mind. ये दो. And we might express the position of an object as being some distance from this reference. 4.0 लोकेशन स्पेसिफाई हुआ ग्राफ पर. Change in position over time. So if this object travels 5 meters in 5 seconds. यदि पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट भी हम बोल सकते हैं. चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ. चेंज इन पोजीशन यू कैन से डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम. वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा. Now let's discuss each of these in more depth. When we talk about position, we could discuss distance or we could discuss displacement. The difference here is that distance is a scalar, while displacement is a vector. Let's say you and your friend. अभी इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह से क्लियर कराएगा. And your house is here. Your friend यहाँ से एक स्टूडेंट गया और इस तरह से स्कूल अपना पहुंचा. और एक दूसरा फ्रेंड है, ये देखो ये शॉर्ट का शॉर्ट रूट लिया. दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ये क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट. यहाँ तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसको निकालना यदि हो तो पाइथागोरस थ्योरम 20 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 21.2 मीटर आ जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट क्या देख रहे हैं? इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन को जो लाइन स्ट्रेट लाइन जोड़ रहा है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. This vector, which follows the straight line path, is the displacement vector for both of you. And we can report your position with x and y coordinates like this. पोजीशन यदि इसको स्पेसिफाई करना हो तो 20/7. ये देखो इसका पोजीशन. यहाँ से ये ऑरिजिन ले, ये 20 और y एक्सिस 7. व्हाट इज द पोजीशन? 20,7. In order to report the direction of the vector. एंगल इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 10th क्लास में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ना है तो वहां से एंगल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. And in everyday language they are. But the difference in physics is that speed is a scalar and velocity is a vector. If a group of kids are playing hide and seek and they all run away from the seeker in different directions, it is possible that they all run at the same speed, because speed only has magnitude and no direction. So they could all run at a speed of 3 meters per second if they are quick little devils.
but each kid would have a unique velocity vector that has a magnitude of 3, but also describes the direction of motion, most likely using the secret standing यहाँ पर still. हर का वेलोसिटी अलग अलग है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो वी कैन से वेलोसिटी अलग होगा। Average speed can be calculated by taking the distance traveled by an object and dividing by the time it took to do so. So if you walk 85 meters in 46 seconds, you are walking at an average speed of 1.85. एवरेज स्पीड कब कैलकुलेट करते हैं? जब उसका स्पीड चेंज हो रहा हो, You would have to divide यानी नॉन इनफॉर्म मोशन में, नॉन इनफॉर्म मोशन होगा तो एवरेज स्पीड, नॉन इनफॉर्म यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल नहीं करेगा, हमें स्पीड बताना है, तो एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। If you are in a car that is standing still and you press on the gas, वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो। it might accelerate slowly, so the vector may be on the shorter side. But this constant acceleration will cause the velocity to increase. वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन जीरो, यदि सेम वेलोसिटी से जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। 5 meters per second. वही चीज ये बता रहा, वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन इसका। It's your most favorite animal, so you slam on the brakes. We can describe this as a deceleration, which is an डी एक्सेलरेशन में क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। जैसे बाइक चलाते हैं, एक्सेलरेट स्पीड बढ़ाए और ब्रेक डाले तो डी एक्सेलरेट हो गया, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज कर गया। Now we understand distance and displacement, speed and velocity, and acceleration, and we can categorize these as being either scalars or vectors. Before we finish, let's look at a moving object like this marble rolling to a stop and visualize all 3 of these vectors as the object moves. First, with displacement, this vector will just elongate as the marble rolls and will span the distance traveled. For velocity, the vector will point forward as the velocity is positive, since it is moving in the forward direction, and the vector will move along with the marble, but it will decrease in magnitude as the marble slows down, until eventually. ठीक है बेटे, तो इस तरह से हम लोग स्पीड को डिस्टेंस अंडरस्टैंड कर लिए, स्पीड को अंडरस्टैंड कर लिए, राइट, स्पीड टर्म को समझ लिए, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक है। ये जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसी में एक और बहुत अच्छा है, जैसे आप मान लो मोशन कर रहे हो, सर्कुलर मोशन कर रहे हो, जो मैं एग्जांपल बताया था, यदि सर्कुलर मोशन आप कर रहे हैं, स्पीड यदि आपका कांस्टेंट है, स्पीड यदि कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन एवरी इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। यदि आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, जैसे आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, एवरी इंस्टेंट पर एवरी पॉइंट ए बी सी डी, यहां पर मैंने क्या बोला कि स्पीड यदि कोई ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है जिसका की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो यानी वैल्यू स्पीड का चेंज नहीं हो रहा है, पूरे पाथ पर स्पीड कितना रहेगा, 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। यहां पर जैसे डायरेक्शन फाइंड आउट, इसके टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ये डायरेक्शन हो गया, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो गया, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो गया, एंड एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वैल्यू जब एक्सेलरेशन डिफाइन करना रहता है तो 2 पॉइंट ध्यान देना है, क्या उसका स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि स्पीड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्या डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो 2 क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए स्पीड चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, स्पीड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो जो एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन ए से स्मॉल से, ठीक है, जनरली हम लोग फिजिक्स में यू को डिफाइन करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और भी को फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये टर्म थोड़ा सा आप लोग को दिमाग में बैठा के रखना होगा। यू से इनिशियल, जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं, अभी अब मेरा वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0,
जैसे मैं मोशन करने लगा डिस्टेंस अपॉन टाइम करके इस पॉइंट पर अपना वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल चेंज का मतलब हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पैरामीटर में बार बार बोलता हूं, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या दिया, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन, ये तो मैग्नीट्यूड के टर्म हम लोग समझे, यदि मैग्नीट्यूड यानी ये क्या है, स्पीड हुआ, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया। v माइनस यू फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं, v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या, v एंड u कैन से स्पीड, राइट। दूसरा फिर पैरामीटर क्या है, डायरेक्शन चेंज होने से। स्पीड यदि कांस्टेंट है, यदि डायरेक्शन बदल रहा है तो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वहां पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीड चेंज होने के कारण कि डायरेक्शन चेंज होने के कारण, राइट। दूसरी चीज यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। कोई भी फिजिक्स में यूनिट को याद नहीं करना, अब याद करने का कॉन्सेप्ट भूल जाइए आप लोग, समझने की कोशिश, हर कैसे यूनिट आया है उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ऊपर में क्या है, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। तो वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यहां पर लिखिए मीटर पर सेकेंड। नीचे में क्या है, टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकेंड, क्या यूनिट आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट, क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यूनिफॉर्म मोशन का कैसे पहचानने का है, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। कांस्टेंट का मतलब उसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंड 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया। यदि आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि आपका वहां पर स्पीड सेम नहीं रहेगा, यानी इट मींस व्हाट, स्पीड सेम नहीं रहने का मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। एवरेज स्पीड कब डिफाइन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। एवरेज स्पीड कब डिफाइन करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं लाइनिंग में दिया हुआ। एवरेज वेलोसिटी u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बेटे, आज को यहीं पर रहने देते हैं, कल फिर से आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं। कल अपना जो है रेगुलर पीपीटी के अकॉर्डिंग क्लासेस फिर देखता हूँ, उसमें भी कुछ अच्छे आते हैं वीडियोस जो मैं देख कर रखूंगा, यदि होगा तो उसको भी डिस्प्ले करेंगे हम लोग। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं।